पानी का बहाव आया, इसको सुता दिया ऐसे करके। तो जब ये सो गया तो अकेले नहीं सोएगा, ये किसी के साथ सोता है। जैसे आप शादी ब्याह कीजिएगा, किसी के साथ सोइएगा तो मजा आएगा ना। तो ये भी बेटा अकेले नहीं सोता, किसी के साथ सोता है और पूरा मजा मारता है। तो यहीं से एगो ट्रिक आप याद कर सकते हैं, तो जा धान मजा बा तोहरे पास, काहे मजा लग रहा है। देखिए अब सौ से होता है सन, ठीक है, तो सोयाबीन और सन खरीफ फसलों के उदाहरण है। अब धान से लेते हैं, धान से तो धान ही हो जाएगा। चलिए धान हो गया, चलो अब हो जाओ तैयार, निकला वैकेंसी अब तो यार, कोर्स का टेंशन ना लो यार, हम तो करेंगे कंप्लीट यार। चैनल ऐसा आ गया, अब चैनल ऐसा आ गया, चैनल ऐसा आ गया, अब चैनल ऐसा आ गया। तो हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं जीके जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण, धमाकेदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला दमदार क्लास। तो चलिए ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, क्लासवा को जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहल का क्वेश्चन बोर्डवा पर, क्या कहता है भाई, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं। पूछा जा रहा भारत का जो जनसंख्या, अभी भारत जनसंख्या वाला पूरा विश्व में देखा जाए तो पहल का देश बन चुका है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, भारत में है। पहले चाइना था, चाइना को हटा दिया है। तो अभी पूछा जाए भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं, यानी खेती बाड़ी करते हैं। इसका जो सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा 70%। कितना, 70%। चलिए इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं भाई, क्या जानकारी है। अगर देखा जाए पहले 65% था, ठीक है, और इसकी लगभग 24% सकल घरेलू उत्पाद में जाता था। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब जीडीपी होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म जल्दी कमेंट करके बताइए। प्रश्न ये रहा बोर्डवा पे, झूम क्या है, झूम, झूम बराबर, भाई झूम बराबर वो गाना भी था, लेकिन यहाँ झूम का मतलब क्या होता है देखिए तो, एक लोक नृत्य है क्या, दूसरा है एक नदी घाटी का नाम है क्या, तीसरा है एक जनजाति है क्या, चौथी है कृषि का एक तरीका है क्या, या पांचवी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या है भाई, तो झूम एक प्रकार की खेती है मेरे प्यारे मित्रों। क्या है, एक खेती। अब इसको एक अलग नाम रखते हैं, अलग नाम क्या है, अलग नाम है स्थानांतरित खेती। किस नाम से जाना जाता है, स्थानांतरित खेती के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका मतलब क्या होता है, देखिए जब हम कोई झूमते हैं तो भाई एक जगह में झूमते थोड़ी है, झूम झूम के यहाँ से वहां चले जाते हैं। उसी तरह ये खेती क्या है, कभी बेटा यहाँ पे खेती किया जाएगा, कुछ देर बाद यहाँ पे किया जाएगा। देर का मतलब कुछ समय अंतराल के बाद खेती किया जाता है। तो स्थान को बदल बदल कर इसीलिए इसको स्थानांतरित कृषि या इसको झूम खेती के नाम से जाना जाता है। और ऐसा खेती कहाँ देखने को मिलता है, पहाड़ी इलाकों पर देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, खाने वाला, ठीक है, फसल का उत्पादन सबसे अधिक कहां पे होता है, यह कौन वाला होता है, मक्का, चावल, गेहूं, ज्वार। तो अगर इसमें से देखें सबसे ज्यादा कौन सा खाने वाला फसल है, तो आपका हो जाएगा चावल। अब बोलेगा सर ये चावल कैसे, आप बताएं यहाँ पे कहाँ पे होता है, उसका भी जवाब दीजिए। पश्चिम बंगाल में होता है बाबू सबसे ज्यादा चावल की खेती, वहां 12 मास चावल की खेती होती है, पानी की सुविधा अच्छा है वहां पे। अब अगर हम बात करते हैं ये चावल क्यों होता है, तो इसका कई कारण है। सबसे पहले बात करते हैं, भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़, ठीक है, जलोढ़ मृदा, जिसको दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक नाम है, इसको बोला जाता है कछारी मृदा। क्या बोलते हैं, कछारी मृदा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके अंदर बांगर और खादर दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। बांगर और खादर क्या होता है, जल्दी कमेंट करके आप बता दीजिए। तो अब बताते हैं, ये जो चावल जो है ये पूरे भारत की 1/4 भाग पर जो भू क्षेत्रफल होता है, उस भू क्षेत्रफल के 1/4 भाग पर चावल की खेती की जाती है। और इसी कारण ये भारत में सबसे ज्यादा खाने जाने वाली फसल भी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पर, चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। विश्व का बात किया जा रहा है, पूरा विश्व में कौन टॉप में है, तो भाई वही चाइना। चाइना माने तो चीन, चाइना बोले तो चीन, और भारत क्या है, दूसरे नंबर पे है। तो दूसरे नंबर यानी क्या हो जाएगा, द्वितीय। चलिए देख लेते हैं दोनों भारत और चीन में कितना अंतर है चावल के उत्पादन में। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी लेकर आए। देखिए बाबू,
बताएंगे तो क्वेश्चन एक, लेकिन इससे जुड़ी जानकारियां देंगे हम अनेक, और इससे बहुत सारे प्रश्नों को तुम कर सकते हो हल। तो चलिए देखते हैं इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। कृषि और खाद्यान्न के वैश्विक स्तर पर आंकड़ों का अगर बात करते हैं तो उसमें एक नियामक संस्था होती है खाद्य एवं कृषि संगठन, FAO, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके द्वारा जारी किए गए वर्ष 2017 के आंकड़ों के अनुसार चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत कितना करता है? 16 करोड़ 85 लाख टन। ठीक है, और अगर चाइना का बात करते हैं, चाइना क्या करता है, ध्यान से देखिए, 21 करोड़ 44 लाख 30,049 टन के बाद दूसरे स्थान पर है। तो भारत में वर्ष 2006 में कुल चावल का उत्पादन चीन के बाद विश्व में दूसरे क्रम में था और अभी भी दूसरे क्रम में है। तो देखिए, आप देख सकते हैं अंतर कितना है। अभी तो अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पर, 23 डिग्री मासिक तापक्रम और लगभग 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में सर्वोत्तम फसल किसकी होती है? देखिए, 150 सेंटीमीटर पानी गिरता भाई। ये 150 सेंटीमीटर पानी का मतलब क्या होता है अगर कोई पूछ दे? देखो बाबू, ये जमीन है और जमीन से 150 सेंटीमीटर अगर पानी भर जाए तो उसी को हम 150 सेंटीमीटर वर्षा कह सकते हैं। उसके लिए रेनगेज मीटर होता है। कौन सा? रेनगेज मीटर बोलते हैं। रेनगेज मीटर से मापा जाता है। ठीक है, पानी जो वर्षा होती है ना, हम mm में बोलते हैं, सेंटीमीटर में बोलते हैं। तो ये धान को होने के लिए इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका धान, यानी चावल एक तरह से कह सकते हैं। तो इसको होने के लिए कितना सेंटीमीटर का पानी चाहिए? 150 सेंटीमीटर का पानी। और तापमान का अगर बात करते हैं, तापमान ज्यादा नहीं होना चाहिए। तापमान किसके बीच? 23 से 25 डिग्री के बीच होना चाहिए। ठीक है, इसी तापमान के बीच क्या होता है? चावल की खेती उपयुक्त होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पे, भारत में धान्य फसलें उगाई जाती है। देखिए, धान्य फसलें है, इसको धान ना नहीं समझना, इसको धान नहीं समझना, ये धान नहीं है, ये धान्य फसलें हैं, मतलब अनाज फसलें, खाने वाली खाद्य फसलें एक तरह से कह सकते हैं। तो कह रहा है कि उगाई जाती है कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग में? 50%, 60%, 75% या 65%? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, वो हो जाएगा 60% भाग में धान्य फसलें, यानी खाने वाली जो फसलें होती है, जिसको अनाज फसल कह सकते हैं। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां देख लेते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, तो धान्य फसलें जो है संपूर्ण भारत में कृषि क्षेत्र के लगभग अगर देखा जाए तो वो कितना है? 64.88% भाग को अधिकृत किए हुए हैं। माने इतने भाग पे एक्चुअल में होता है, लेकिन हम लगभग में 60% मान सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर, निम्नलिखित में से बेमेल फसल की पहचान कीजिए। कौन बेमेल है? बेमेल का मतलब होता है मिलता नहीं है, बेमेल, और उसको हम अलग भी कह सकते हैं। इसमें से कौन अलग है? तो चलिए चेक करते हैं भाई, रागी, ज्वार, धान, बाजरा। तो अब देखिए, चारों तो भाई सेम ही लग रहा है। क्यों सेम है चारों? बाबू ये चारों जो है ना वो खरीफ फसल है। क्या है? खरीफ फसल। तो ये तो बेटा एक के जैसा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन के अनुसार बोला है कि अलग है। क्या अलग है इसमें से? चलिए देखते हैं। रागी ऐसे करके छींट देते हैं, हो जाता है। ज्वार, धान सब छींट देते हैं, हो जाता है। रागी एक के बार में होता है, ज्वार भी एक के बार में होता है, बाजरा भी एक के बार में होता है, लेकिन ये धान जो है बाबू ये एक बार में नहीं होता है। तो सबसे पहले इसको छींट दिए, छींटने के बाद इससे छोटा छोटा पौधा उगता है, नर्सरी तैयार की जाती है। धान की पहले क्या की जाती है? नर्सरी। फिर उसके बाद नर्सरी मान इतना बड़ा बड़ा हो गया, उसके बाद उसको जाके हम लोग रोप देते हैं। कहाँ पे? खेतों में जाके, तो बुआई कर देते हैं। तो यानी धान इसमें से अलग है। ये डायरेक्ट हो जाता है एक ही बार छींटने से, लेकिन धान 2 बार। पहला बार छींट दो, नर्सरी तैयार करो, छोटा छोटा बचवा सब आ जाएगा, बचवा सबको गाड़ दो। कहाँ पे? खेतों में। तो चलिए, ये धान से एक चीज याद आया, खरीफ फसल। ये जो खरीफ फसल है इसके और भी कई उदाहरण होते हैं। तो आपको मैं ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप खुश हो जाइएगा और बहुत सारा उदाहरण भी आपके सामने याद हो जाएगा। ठीक है, आप याद भी आसानी से कर सकते हैं। चलिए जैसे हम बताते हैं बाबू, ये जो धान होता है ये पानी जब गिरता है खरीफ फसल, तभी ना ये खरीफ फसल उगता है, तो पानी चाहिए। ठीक है, अब सोचिए कि हम क्या लगाएं? धान लगाएं बहुत सारा। एक खेत है, एक खेत में धान लगा दिए। अब खेत में जब हम धान लगा दिए बेटा, इतना पानी गिर गया, इतना पानी गिर गया कि पानी के कारण ये सो गया। क्या हो गया? सो गया। इसे तिरछा तिरछा हो गया। पानी इधर से बहा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये सो जाएगा कि नहीं? लेकिन जब ये सो गया तो अकेले नहीं सोएगा, ये किसी के साथ सोता है। जैसे आप शादी ब्याह कीजिएगा,
किसी के साथ सोइएगा तो मजा आएगा ना। तो ये भी बेटा अकेले नहीं सोता है, किसी के साथ सोता है और पूरा मजा मारता है। तो यहीं से एगो ट्रिक आप याद कर सकते हैं, सो जा धान, क्या, सो जा धान, सो जा धान, मजा बा तोहरे पास, मजा बा तोहरे पास, तोहरे पास। बस खाली ये ट्रिक आप याद कर लीजिए, आपका सब हो जाएगा खरीफ फसल। तो जा धान मजा बा तोहरे पास, काहे मजा लग रहा है, देखिए अब मजा आप लोग को बुझाएगा। चलिए भाई, सो से क्या होता है, सोयाबीन, सो से होता है सोयाबीन, सौ से होता है सन, ठीक है। तो सोयाबीन और सन खरीफ फसल के उदाहरण है। अब धान से लेते हैं, धान से तो धान ही हो जाएगा। चलिए धान हो गया। म से मजा, म का मक्का, मूंगफली, और क्या हो जाएगा, मूंग। और ज से अभी तो बताइए दिए आपको, ज से हो जाएगा ज्वार, यहां भी जो है ज्वार, आप जूट भी बोल सकते हैं। ज से ज्वार और जूट हो गया। चलिए देखते हैं अब क्या बचा। अब बा से क्या हो जाएगा, बाजरा, बाजरा। और तोहर से तुअर, क्या हो जाएगा, तुअर दाल। और पास से कपास। देखिए कितना सारा उदाहरण आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिया। अब बोलिए याद हो जाएगा कि नहीं। सो जा धान मजा बा तोहरे पास, सोता धान कब है, जब ज्यादा पानी गिरता है। पानी में कौन सा फसल उगाया जाता है, खरीफ फसल। समझ में आया बबुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए बोर्डवा पर, निम्नलिखित में से किसकी खेती प्रतिरोपित बुआई के द्वारा होता है। प्रतिरोपित मतलब फिर से रोप के उसको किया जाता है। तो बुआई से कौन होगा भाई, धान होगा। मकई एक बार में, सोरगुन एक बार में, ईख एक बार में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर, बीज से उत्पन्न किए गए पौधों को पुनः रोप कर निम्नलिखित में से किसकी खेती। सेम क्वेश्चन है, घुमाकर पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत के चावल के कटोरे के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम बताइए, कौन वाला है। देखिए कोई राज्य का नाम नहीं दिया यहाँ पे। देखिए पूर्वोत्तर, केरल एवं तमिलनाडु एक राज्य दे दिया, सिंधु गंगा का मैदान, कृष्णा गोदावरी डेल्टा का क्षेत्र। तो अगर चावल का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा होता है, जो गाद एरिया होता है, वहीं पे जलोढ़ मृदा अधिक मात्रा में पाई जाती है। और अगर पूछा जाता चावल का कटोरा कौन सा राज्य होता, तो होता छत्तीसगढ़। कौन सा, छत्तीसगढ़ हो जाता है। ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर, क्या कहता है ध्यान से चलिए पढ़ते हैं। भूमि सुधार का उद्देश्य निम्नलिखित प्राप्त करना। भूमि सुधार क्यों करते हैं, क्या कारण है। चलिए ऑप्शन वन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन उत्पादन में वृद्धि, दूसरा हो गया ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि, तीसरा आर्थिक समृद्धि के साथ वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना, चौथा सभी कह रहा है। भाई देखिए उत्पादन में वृद्धि तो बिल्कुल सही है, भूमि का सुधार करना है, ज्यादा मात्रा में उत्पादन करना, क्योंकि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जा रही है। हम दो हमारे 10 की नीति अपनाई जा रही है। चलिए दूसरा हो गया ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो रही है, आर्थिक समृद्धि के कारण वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना, और चौथा मतलब ये सभी, एक तरह से हम कह सकते हैं सभी ये बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर, कृषि की पैदावार तथा कुटीर उद्योगों में बाधा पड़ती है निम्नलिखित के द्वारा। देखिए कृषि के पैदावार में, और कुटीर बोले तो छोटा मोटा जो धंधा होता है, जो बिजनेस होता है, उसमें क्या बाधा पड़ती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अत्यधिक जनसंख्या के कारण, दूसरा निरक्षरता एवं अधिक जनसंख्या के कारण, सिर्फ निरक्षरता, और इनमें से कोई नहीं। देखिए अत्यधिक जनसंख्या कारण नहीं होगा, सिर्फ ये भी उसका कारण नहीं होगा, होगा कारण तो दोनों जब मिल जाएगा तब होगा। यानी एक तरह से निरक्षरता यानी क्या हो जाएगा, जो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, जो एजुकेटेड नहीं है। और अधिक जनसंख्या जब ज्यादा हो जाएगा, पढ़ा लिखा नहीं है, 10 गो बच्चा जन्मा लिए हैं, तो क्या आप अपना विकास सही से कर पाइएगा। बोलिए, दिल से बोलिए एकदम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर, हरित क्रांति की सफलता से संबंध वैज्ञानिक है। भाई हरित क्रांति की सफलता का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा। चलिए देखते हैं। एस एस भटनागर, जेसी बोस, नॉर्मन बोरलॉग,
बी आर राव। तो इसका जो सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा नॉर्मन बोरलोग हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर। चलिए, अगर बोला जाता है इससे पहले कि अगर ये जो हरित क्रांति हुई है भारत में, इसका श्रेय किसे जाता है, तो ऐसे स्वामीनाथन को किया जाता है। किसको? स्वामीनाथन को। और ये हरित क्रांति होता क्या है, ये देखिए, जो पौधा होता है जिसको हम लोग खाद्य फसल कहते हैं उसमें क्रांति आ गया था। और कौन सा फसल में ज्यादा हुआ था भाई? ये हरित क्रांति गेहूं का पैदावार में। मुझे पैदावार का मतलब क्या होता है, एक तरह से जैसे कोई खेत है उसमें पहले हम 10 किलो अनाज उगा पा रहे हैं, उसके बाद उसमें कुछ ऐसा सिस्टम कर दिए हैं कि बेटा वो 10 किलो से 50 किलो होने लगा, तो पैदावार बढ़ गई कि नहीं? तो हरित क्रांति इसी को कहा जाता है। और इसके लिए कौन से बीज का इस्तेमाल किया गया था? हाइब्रिड बीज, जिसको उन्नत बीज कहा जाता है। तो उन्नत बीज अगर हम रोपेंगे और एक पारंपरिक जो पिछले बार हुआ है उसी बीज को रोपेंगे, तो इन दोनों में कौन ज्यादा पैदावार देने वाली है? हाइब्रिड बीज, जिसको हम लोग उन्नत बीज के नाम से जानते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव, सीमित बोले तो बहुत ही कम प्रभाव, उतना ज्यादा ये बढ़वे नहीं किया पैदावार, तो कौन हो जाएगा? चावल में तो हुआ था, गेहूं में हुआ था, मकई में भी हुआ था, दाल में बहुत कम हुआ था बाबू, तो दाल इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है किससे है भाई? तिलहन, अनाज, दूध, अंडा। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा क्या? दूध उत्पादन से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यकता है लेकिन जमाव नहीं है? देखो, पानी तो चाहिए बहुत लेकिन जमा नहीं होना चाहिए। आप बोलेगा सर पानी तो ज्यादा चाहिए धान को, लेकिन बाबू धान नहीं होगा, क्यों? पानी जमना नहीं चाहिए, जमाव नहीं होना चाहिए। धान का खेत में पानी जमा हुआ रहता है। अरे बोला पानी तो ज्यादा चाहिए लेकिन पानी वहां पे रहना नहीं चाहिए। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों हो जाएगा चाय, क्योंकि ये ऊंचे जगह पर ऐसे ढलान क्षेत्रों में ऐसे उगाई जाती है। तो बताइए पानी रहेगा क्या? यहां से पानी बह के जाएगा, नीचे उतर जाएगा। इसको पानी तो ज्यादा चाहिए। जैसे असम, दार्जिलिंग चाय की खेती की जाती है ना, तो पहाड़ी इलाका है, पानी गिरता है बहा के नीचे चल जाता है, तो इसको कह सकते हैं एक तरह से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर। निम्नलिखित राज्य समूह में कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक? बोल रहा है कि कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करते हैं? तो देखते हैं भाई कौन सा समूह। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश नहीं होगा। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बेटा ये होगा ही नहीं। असम आना चाहिए, मेन हो गया असम। असम, बिहार, झारखंड, बेटा झारखंड में तो है ही नहीं है और बिहार में भी है ही नहीं है, यानी सिर्फ असम तो लेगा नहीं। तो पश्चिम बंगाल हाँ होता है, दार्जिलिंग में, असम में हाँ होता है, और कर्नाटक में भी होता है। यानी पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक ये तीनों क्या है? चाय उत्पादक राज्य हैं। आप बताइए कमेंट करके, ये जो चाय उपजाई जाती है कौन सी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है? जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। मोनोकल्चर क्या है? ठीक है, एक विधि होती है। क्या विधि होती है? स्थानांतरित कृषि व्यवस्था की, आजीविका कृषि का, व्यापारिक अनाज की कृषि का, या विशिष्ट बागवानी का। तो इसका जो सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा व्यापारिक अनाज की कृषि। मतलब इसका मोनोकल्चर एक तरह का ऐसा विधि है जिसमें हम लोग फसल तो लगाते हैं, अनाज तो उपजाते हैं, लेकिन किसके उद्देश्य से? खाने के उद्देश्य से नहीं, बेचने के, माने व्यापार करना, इससे हमें पैसा कमाना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? अभी आपको हम ट्रिक बता दिए ना भाई, सोजा धान मोजाबा तोहरे पास। तो चना तो है ये नहीं है, मोजाबा तोहरे पास। चलिए उसके बाद खरीफ फसल है, सॉरी इसमें बोला गया है खरीफ फसल कौन सा है, तो भाई ये तो रबी है। तिल खरीफ फसल है, मक्का भी खरीफ फसल है, यानी बी और सी, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, बी और सी दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर। निम्नलिखित में से भारत में खरीफ फसल की तरह उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? खरीफ फसल की तरह, यानी क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा मूंग। ठीक है, मूंग एक खरीफ फसल अभी बताए ना, सोजा धान मजाबा तोहरे पास। ध्यान रखिए मसूर नहीं होगा, अम्बाला ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर। सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होती है? सरसों के साथ कोई अन्य फसल को लगाकर खेती किया जाता है, तो भाई कौन सा फसल होता है अन्य? सूरजमुखी का फूल नहीं होगा, मटर नहीं होगा, मक्का नहीं होगा, तो होगा क्या? गेहूं होगा, गेहूं के साथ लगाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? फिर खरीफ फसल नहीं, सोजा धान मजाबा तोहरे पास जो नहीं है तो कौन नहीं है भाई? चना नहीं है। बाकी सब तो है, सोजा धान मजाबा तोहरे पास मजा वाह। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर, निम्न में से कौन रबी फसल नहीं है? रबी पूछा गया है, नहीं है माने फसल है सरसों मसूर रबी फसल है, तो क्या नहीं है? ज्वार नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा बोर्डवा पर, खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? अब खरीफ की नहीं है, चलिए एकदम ही आसान है भाई, सरसों नहीं है, सोजा धान मजा बात तोहरे पास। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं बोर्डवा पर, भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है, रोपण स्थानांतरित सिंचित यांत्रिक, तो हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, क्या हो जाएगा? रोपण कृषि हो जाएगा। गन्ना को रोपा जाता है, आवा गोरी हमर गन्ना के रस, कौन गाना है? चलिए देख लिए आप। आगे से देखते हैं अगला क्वेश्चन, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? गन्ना सबसे ज्यादा कौन सा प्रदेश में उगाया जाता है? तो भाई उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर कहाँ मिलेगा? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये रहा बोर्डवा पर, भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है? ईख का मतलब वही कतारी, वही गन्ना, ये तीनों नाम है इनके। तो 5 महीना लगता है, 3 महीना लगता है, 7 महीना नहीं, वो पूरा पूरी 12 महीना, कहीं कहीं 16 महीना ले लेता है परिपक्व होने में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बोर्डवा पर, निम्नलिखित में कौन सा पौधा तना छिद्रक कीट से खराब रूप से प्रभावित होता है? तो कौन होगा भाई? वो होगा गन्ना ही होगा। इस सब में तना तो होता नहीं, इसमें तना होगा लेकिन ये खराब नहीं होता, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? जूट गन्ना अलसी कपास मक्का तंबाकू। कपास सन जूट, सन कपास मक्का, रेशा जिससे बनाया जाता है, रेशा चूसक, चूसक, ठीक है, जूसक, तो जू स क, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कपास सन और जूट से रेशा बनाया जाता है, कपास से तो जानबे करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? कहाँ कपास सबसे ज्यादा होता है? तो वो होता है मेरे प्यारे मित्रों गुजरात में होता है, क्योंकि यहाँ पे काली मृदा अधिक मात्रा में पाई जाती है। एक तरह से सौराष्ट्र का क्षेत्र भी इसको कहा जा सकता है। तो आपको बताना मेरे प्यारे मित्रों, ये जो सेशन है जीके जीएस का, वो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।